कैरम का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसकी आंखों से शोले फूटने लगे। उसने दांत भीते हुए कहा, तूने एक हॉल अध्यक्ष को मार डाला, ग्रीफिन हॉल के कई शिष्यों को भी खत्म कर दिया। आज उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि आर्यन ने बिना डरे बोल दिया, क्योंकि उन्होंने मरने लायक हरकत की थी। ये नतीजा है मेरे साथियों को छूने का। और अब तू फिर से वही बोलेगा ना कि आज तू मुझे नहीं छोड़ूंगा। तो नीचे आ और खुद आकर मुझे मार के दिखा। आर्यन ने उसकी आंखों में आंख डालकर कहा। उसका दिल अंदर ही अंदर जल रहा था। अगर वह थोड़ा भी देर करता तो उसके साथी शायद बच नहीं पाते, और अगर ऐसा होता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ये सोचते हुए उसका गुस्सा और भड़क गया। उसने उंगली उठाकर कहा, तू ग्रीफिन हॉल का अध्यक्ष है और तूने बाकी सारे हॉल अध्यक्षों और शिष्यों को मिलाकर हमारे खिलाफ साजिश रची। जरा भी शर्म नहीं आई तुझे? जरा भी? हर बार हॉल प्रतियोगिता में मुकाबलों के बीच समय होता था, लेकिन इस बार तूने जानबूझकर सब कुछ बदल दिया, सिर्फ मुझे फंसाने के लिए। निर्णायकों से मिली भगत, स्वर्गसार कुल के साथ समझौते, तुझे तो शर्म से किसी गड्ढे में डूबकर कर मर जाना चाहिए। मगर क्या करें, तूने तो अपनी शर्म पहले ही बेच खाए है। तू तो एक स्वर से भी बदतर है। लेकिन सुन, अब उसकी आंखों में आग सी जलने लगी थी। जो कोई भी पागल दरिंदे टीम के रास्ते में आएगा मैं उसे कुचल डालूंगा। तू क्या समझता है? तू है कौन? अब आर्यन का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। वह अपनी सारी भड़ास निकाल रहा था। उधर कैरम का चेहरा और भी भयानक हो गया। आसपास खड़े दर्शकों से भी रहा नहीं गया। बातों का शोर उठने लगा। शायद आर्यन सही कह रहा है। इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी एक टीम से नहीं, पूरे सप्तचक्र महाविद्यालय से लड़ रहा है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। एक शिष्य को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं। हर बार उसे मैदान में उतरने से रोका गया। अब सब समझ आ रहा है। कितनी घटिया हरकत है ये। इन सब बातों को सुनकर कैरम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसकी शक्ति जैसे उबाल पर पहुंच गई। वो पागलपन की हालत में पहुंच चुका था। आर्यन ने फिर से ठंडे लहजे में कहा, अगर दम है तो आजा। अब तक आर्यन 18 में से 2 श्रावकों को पहले ही मार चुका था। भले ही फिलहाल कैरम के सिर पर कोई निशान नहीं चमक रहा था, लेकिन अगर उसने उतरने की हिमाकत की तो आर्यन उसे भी छोड़ने वाला नहीं था। कैरम 7वें स्तर का मूल वीर था, लेकिन आर्यन को अपनी 2 नई तकनीकों पर पूरा भरोसा था। हो सकता है वह कैरम को पूरी तरह ना मार पाए, पर उसे अधमरा जरूर कर सकता है। कैरम ने जोरदार दहाड़ मारी और ग्रीफिन हॉल के सारे शिष्य एक साथ खड़े हो गए। ठीक उसी पल एस्फीरा धीरे धीरे चलती हुई आर्यन के पास आकर खड़ी हो गई। फिर गौरांग भी अखाड़े से कूदता हुआ उसके पास आ गया। उसके बाद रायगर, वेदिका, शहनाज, तिमरा, ओझा और बाकी चक्र योग हॉल के साथी भी आकर उसके साथ खड़े हो गए। फिर सबने एक साथ एक एक जीवांचल पिल ली और उसके बाद राक्षसी क्रिस्टल एक ही पल में उनके शरीरों से निकलती शक्ति तेज हो गई। आर्यन जोर से हंसा। उसकी नजरें सीधे कैरम पर टिकी थी। लड़ना है तो आजा, हम डरने वालों में से नहीं है। ग्रीफिन हॉल पूरे सप्तचक्र महाविद्यालय की सबसे ताकतवर शाखा मानी जाती थी और अब उसके सामने एक अकेला शिष्य खड़ा था। लेकिन घमंड तो देखो। तभी राफेल ने एक लंबी सांस ली और बोला, आर्यन तू खुद को क्या समझ बैठा है? अगर तू लड़ाई चाहता है तो ध्यान से सुन ले। हम गरुड़ हॉल वाले भी ग्रीफिन हॉल के साथ हैं। टाइगर हॉल भी साथ है। औषधि हॉल भी, सरपेंट हॉल भी, और फिर सप्ताचक्र महाविद्यालय के सभी हॉलों के अध्यक्ष और उनके शिष्य एक साथ खड़े हो गए। एक भारी आवाज पूरे मैदान में गूंजी, युद्ध शुरू करो। पूरा महाविद्यालय आर्यन के सामने खड़ा था। लग रहा था जैसे एक अकेला आर्यन पूरी सेना के सामने खड़ा हो। कैरम ने हल्की हंसी में कहा, हमसे लड़ाई? चल देखता हूं आज कितनी बार मरेगा तू। और इतना कहते ही उसकी आंखें काली होने लगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आर्यन की आंखें सनकरी हो गई। वो शांत आवाज में बोला, जैसे ही लड़ाई शुरू हो तुम सब यहां से निकल जाना। गौरांग बोला, मास्टर यह मोटा भागने वालों में से नहीं है। रायगर ने कहा, आर्यन साथ जिएंगे तो साथ मरेंगे भी। हिमेश जोश में बोला, भाई अब ज्यादा बात मत कर, सीधा ठोक दे इनको। एस्फीरा, ओज, वेदिका तीनों की निगाहें आर्यन पर थी। कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। चक्रयोग हॉल के बाकी साथी भी अपने कदम जमाए खड़े थे। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कस ली। फिर बोला, ठीक है, फिर साथ जिएंगे साथ मरेंगे। बाकियों ने भी दोहराया, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अब लड़ाई बस शुरू होने ही वाली थी। कोई पीछे नहीं हट रहा था। सामने पूरा सप्तचक्र महाविद्यालय था, पर आर्यन और उसकी टीम अपनी जगह से हिले तक नहीं। आर्यन ऐसा ही था, एक बार जो तय कर लिया फिर पीछे मुड़ना उसके बस की बात नहीं थी। कैरम ने जोर से दहाड़ लगाई।
मार डालो। सभी हॉल अध्यक्ष और उनके शिष्य एक साथ झपट पड़े। मार डालो की गूंज चारों तरफ फैल गई। हालात बेकाबू होते जा रहे थे। दूर खड़ा हलील ये सब देख रहा था। उसकी भौहें टेढ़ी हो गई। कैरिम ये क्या कर रहा है? ये सब तो उनकी योजना का हिस्सा नहीं था। स्वर्गसार कुल की रणनीति कुछ और ही थी। उसने पास खड़े नावेद की ओर देखा और पूछा, युवराज अब क्या करें? नावेद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, हम लड़ाई में नहीं कूदेंगे। क्या? हलील थोड़ा सहम गया। हलील ने नावेद के चेहरे की ओर देखा जहां एक अजीब सा भरोसा था। उसने धीमे से पूछा, युवराज क्या बुर्जुक सर्गेश्वर अब कुछ करने वाले हैं? नावेद ने ऊपर देखा, फिर शांत आवाज में बोला, वह तो शुरू से ही सब पर नजर रखे हुए हैं। पिछले कई महीनों से नावेद सिर्फ अपनी ताकत नहीं बढ़ा रहा था बल्कि बुर्जुक सर्गेश्वर की हर हरकत पर नजर भी रख रहा था और अब वह समझ चुका था कि आर्यन को खुला क्यों छोड़ा गया था। इस बार नावेद को पूरा भरोसा था। बुर्जुक सर्गेश्वर खुद चाहते हैं कि आर्यन को उसकी औकात दिखाई जाए और नावेद अब यही करने जा रहा था। आर्यन को इस लड़ाई में ऐसा कुचलेगा कि वह दोबारा उठने की हिम्मत न कर सके और बुर्जुक सर्गेश्वर की नजरों में भी उसकी कोई कीमत ना बचे। हलील का दिल धड़क उठा। कुछ देर चुप रहकर वह फिर बोला, लेकिन युवराज आपकी और आर्यन की ताकत। नावेद के होठों पर हल्की मगर ठंडी मुस्कान आई। मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा जैसे उस वक्त ठंडा पर्वत श्रृंखला में एक बार में गिराया था, वैसे ही आज भी गिरा सकता हूं। हलील की आंखों में चमक आ गई। वह जोश में बोला, आज की लड़ाई के बाद स्वर्गसार कुल का नाम फिर से गूंजेगा। सब कहेंगे यही है सबसे ताकतवर कुल। नावेद ने आर्यन को घूरते हुए ठहाका लगाया, आर्यन तू तो बस मेरी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मैं सबसे ऊपर पहुंचूंगा। जैसे ही दोनों पक्ष लड़ाई के लिए तैयार होने लगे, एक छाया ऊपर से सीधे मैदान में उतरी। एक जोरदार ऊर्जा विस्फोट के साथ वह शक्ति उतरी जो न केवल कैरिम और आर्यन के बीच आ गई बल्कि पूरी लड़ाई को रोक दिया। ये शक्ति थी बुर्जुक सर्गेश्वर की और वह छाया थी न्यायालय के अध्यक्ष धर्मनाथ की। उसका चेहरा गंभीर था। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, सप्तचक्र महाविद्यालय इस पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा स्तंभ है। क्या तुम सब इसे गिराना चाहते हो? अमर महल कभी नहीं चाहता था कि यह अंत आए। पश्चिमी अंधकार लोक की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही थी। ऐसे वक्त में सप्तचक्र महाविद्यालय का गिरना पूरे अमरद्वीप के लिए विनाशकारी होता और बुर्जुक सर्गेश्वर यह अच्छी तरह जानते थे। ठीक उसी वक्त अमर महल के 8 एल्डर भी जमीन पर उतरे। वह सीधा आर्यन और कैरम के बीच आ खड़े हुए और बोले, आर्यन थोड़ा शांत हो जा। पहले ही काफी हंगामा हो चुका है और चाहिए क्या? आर्यन ने जरा भी नरमी नहीं दिखाई। बोला, पहले कैरम से कहो कि अपनी ओछी हरकतें बंद करे। वह एक हॉल अध्यक्ष होकर हमारे खिलाफ चाले चल रहा है। आखिर चाहता क्या है? अगर इसे मुझसे कोई दिक्कत है तो साफ साफ कहें, मैं इसकी खुजली मिटाने को तैयार हूं। HTPS दास इन पॉकेटिंग 3095367 का आर्यन जानता था कि अभी की स्थिति में खुलकर लड़ाई मुमकिन नहीं है, लेकिन एक तरह से यह अच्छा भी था। उसे अपने श्रावक मिशन को पूरा करने की जल्दी थी, इसलिए उसका रवैया और भी ज्यादा अक्खड़ हो गया। दूसरी ओर कैरिम की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई और उसने चिल्लाकर कहा, आर्यन अपनी जुबान को लगाम दे। आर्यन हंसा, तुझे मेरी जुबान से फर्क पड़ रहा है पर अपनी साजिशों से नहीं। तुझे तो शर्मानी चाहिए। तू एक अध्यक्ष के नाम पर धब्बा है, एक शिष्य के खिलाफ इतनी चाले। तुझे तो चुपचाप किसी पत्थर से टकराकर जान दे देनी चाहिए। तू कैरिम इतने गुस्से में था कि उसका का चेहरा लाल हो गया। जैसे ही बोलने की कोशिश की, कुछ कह नहीं पाया क्योंकि यह सच था। वो शुरू से ही आर्यन के पीछे पड़ा था और यह सब स्वर्गसार कुल के इशारे पर हो रहा था। बस धर्मनाथ की गूंजती आवाज मैदान में फैल गई। उसने आर्यन की ओर देखा और बोला, अगर तुमने ये नाटक बंद नहीं किया तो तुम्हारा पिल बनाने का अधिकार छीन लिया जाएगा और प्रतियोगिता से भी तुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं एल्डर धर्मनाथ की इज्जत में ये लड़ाई रोक रहा हूं, लेकिन अगर कैरिम ने फिर से मेरी तरफ उंगली भी उठाए तो मुझसे कोई उम्मीद मत करना। मैं इसकी नस्लों तक को खत्म कर दूंगा। इससे पहले कि कैरम कुछ बोल पाता, धर्मनाथ की आवाज गूंज उठी, कैरिम, मुझे उम्मीद है कि तुम अब प्रतियोगिता में निष्पक्ष व्यवहार करोगे। अब ये बात यहीं खत्म होती है और अगले मुकाबले की तैयारी शुरू करो। लड़ाई टाल दी गई थी। अगर झगड़ा होता तो बुर्जुक सर्गेश्वर की योजनाएं भी बिखर जाती। सप्तचर्क महाविद्यालय का टूटना अमरद्वीप की बुनियाद को हिला सकती थी, और अगर आर्यन हारता तो ड्रैगन क्षेत्र की खोज पर भी असर पड़ता। तो किसी भी पक्ष की हार बुर्जुक सर्गेश्वर के लिए नुकसानदेह थी। साथ ही इस वक्त उनका मकसद आर्यन को मारना नहीं था, उन्हें सिर्फ उसे सबक सिखाना था, याद दिलाना था कि अगर वाकई उसे ताकत चाहिए तो ड्रैगन क्षेत्र के रहस्यों को खोलना होगा।
ज्यादा ताकत पाने की असली कुंजी वहीं छिपी थी। इसी वजह से नावेद को अमर भवन से रवाना किया गया था। बुर्जुर्ग सर्गेश्वर चाहते थे कि नावेद उसे सबक सिखाए और उन्हें पूरा विश्वास था नावेद की शक्ति आर्यन से निपटने के लिए काफी है। आर्यन की हंसी अब ठंडी थी। कैरिम, उसने कहा, तुम तो सच में मेरी मौत चाहते हो। चलो आज मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूँ। याद रखना, मैं लौटूंगा। हाँ, कैरिम उसे मरता देखना चाहता था, लेकिन आर्यन भी चाहता था कि वह सारे अध्यक्षों को मारे। उसके सामने खड़े सभी हॉल अध्यक्षों को देखा जिनके सिरों पर वही सुनहरे चिन्ह चमक रहे थे और आर्यन अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। वह बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब वह सबको खत्म करके 18 श्रावक मिशन पूरा कर सके। बात खत्म हुई। फिर आर्यन पलटा और वहां से निकल गया। पीछे खड़ा केरिम उसकी पीठ को घूरता रहा। उसकी आंखें झार उगल रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, तू आज बच नहीं पाएगा। बाकी हॉल के लोग भी एक बार फिर अपनी जगहों पर बैठ गए। मैदान फिर से शांत हो गया, लेकिन उस चुप्पी के पीछे आंधी छिपी थी।